हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अस्तित्व में आया, उस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य सदस्य हिंदू समाज में निचली माने जाने वाली जातियों, जिन्हें दलित भी कहा गया, के उत्थान के लिए संविधान में संशोधन के प्रयत्न करते रहे। 1946 में जब संविधान सभा का गठन हुआ और 26 नवंबर 1949 को जब संविधान अस्तित्व में आया, उस दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य सदस्य हिंदू समाज में निचली माने जाने वाली जातियों, जिन्हें दलित भी कहा गया, के उत्थान के लिए संविधान में संशोधन के प्रयत्न करते रहे। संविधान का अनुच्छेद 341 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह विभिन्न जातियों और जनजातियों के नाम एक सूची में शामिल कर दे। संविधान के अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वह विभिन्न जातियों और जनजातियों के नाम एक सूची में शामिल कर दे। 1950 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश के जरिए एक अनुसूची जारी की, जिसमें पिछड़ी जातियों और जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर दिया गया। इन सूचीबद्ध जातियों और जनजातियों को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। 1950 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक अध्यादेश के जरिए एक अनुसूची जारी की, जिसमें पिछड़ी जातियों और जनजातियों को विनिर्दिष्ट कर दिया गया। इन सूचीबद्ध जातियों और जनजातियों को ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा गया। राष्ट्रपति के अध्यादेश के पैरा 3 में लिखा गया है कि इस आदेश के तहत अनुसूचित जातियों के आरक्षण केवल हिंदुओं को उपलब्ध है। राष्ट्रपति के अध्यादेश के पैरा 3 में ये लिखा गया है कि इस आदेश के तहत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण केवल हिंदुओं को उपलब्ध है। 1956 में इस अध्यादेश में परिवर्तन करके सिखों को और 1990 में बौद्धों को पैरा 3 में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, पैरा 3 में 1956 में सिखों को और 1990 में बौद्धों को इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया। अतः यह साफ हो गया कि कोई भी व्यक्ति जिनका संबंध हिंदू सिख या बौद्ध धर्म से नहीं है अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो भी व्यक्ति हिंदू सिख या बौद्ध धर्म से रिलेटेड है वही केवल अनुसूचित जाति की श्रेणी में सम्मिलित हो सकता है। हिंदू सिख और बौद्ध अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल होंगे। इस प्रकार ईसाई और मुसलमान इस श्रेणी से बाहर रह गए, यहाँ तक कि जैन और पारसी भी इस श्रेणी से बाहर रह गए। अब परिदृश्य यह देखने को मिलता है कि इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति का हिंदू केवल तब तक ही आरक्षण का लाभ ले सकता है जब तक कि वह हिंदू बना रहे। यदि वह अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वह आरक्षण का पात्र नहीं होगा। अतः कहा जा सकता है कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा केवल और केवल धर्म पर आधारित है। अतः यह स्पष्ट है कि हमारे संविधान में अनुसूचित जाति की परिभाषा केवल और केवल धर्म पर आधारित है। अनुसूचित जाति से संबंधित कानून। भारतीय संसद द्वारा सन 1955 में पास किए गए कानून अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके निवारण के संबंध में बनाया गया था। भारतीय संसद द्वारा सन 1955 में पास किए गए कानून अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ छुआछूत के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसके निवारण के संबंध में बनाया गया था। बाद में सन 1976 में श्री एल इलाया पेरूमल जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई और इस समिति की सिफारिश के आधार पर इस कानून का नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। बाद में 1976 में श्री एल इलाया पेरूमल जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया।
इस अधिनियम में अनुसूचित जातियों के सदस्यों के साथ अस्पृश्यता के आधार पर जो भेदभाव किया जाएगा उसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दंड के प्रावधान किए गए। इस अधिनियम में अनुसूचित जाति के सदस्यों के साथ अस्पृश्यता के आधार पर जो भेदभाव किया जाएगा उसके लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में दंड के प्रावधान किए गए। चूँकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम एक कमजोर किस्म का अधिनियम था, क्योंकि वह केवल एक ही बात करता था कि अस्पृश्यता के आधार पर ही अपराध किए जा सकते हैं, जबकि अपराधों का आधार केवल अस्पृश्यता हो जरूरी नहीं। इसी कारण 1989 में भारतीय संसद द्वारा SC/ST एक्ट अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पास किया गया। चूँकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कमजोर किस्म का अधिनियम था, क्योंकि वह केवल एक ही बात करता था कि अस्पृश्यता के आधार पर ही अपराध किए जा सकते हैं, जबकि अपराधों का आधार केवल अस्पृश्यता हो जरूरी नहीं। इसी कारण 1989 में भारतीय संसद द्वारा SC/ST एक्ट अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पास किया गया। यह एक मजबूत प्रकृति का अधिनियम है और अभी हाल ही में हुए संशोधन और हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस अधिनियम की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। यह एक मजबूत प्रकृति का अधिनियम है और अभी हाल ही में हुए संशोधन और हाल ही में हुए उच्चतम न्यायालय के निर्णय से इस अधिनियम की महत्ता और अधिक बढ़ गई है। इस अधिनियम में अपराध के कई प्रकार और कई आधार बताए गए हैं। उन्होंने इसमें मृत्युदंड जैसी गंभीर सजा के भी प्रावधान किए हैं। इस अधिनियम में अपराध के कई प्रकार और कई आधार बताए गए हैं। उन्होंने इसमें मृत्युदंड जैसी गंभीर सजा के भी प्रावधान किए हैं। 2016 में अधिनियम में संशोधन करके अपराधों का क्षेत्र और अधिक बढ़ा दिया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि SC/ST के साथ होने वाले अपराधों के निवारण के लिए यह अधिनियम एक मजबूत प्रकृति का अधिनियम है। 2016 में अधिनियम में संशोधन करके अपराधों का क्षेत्र और अधिक बढ़ा दिया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि SC/ST के साथ होने वाले अपराधों के निवारण के लिए यह अधिनियम एक मजबूत प्रकृति का अधिनियम है। आयोग का इतिहास। SC/ST को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को ठीक से लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष कार्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। SC/ST को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों को ठीक से लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत एक विशेष कार्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। 18 नवंबर 1950 को पहली बार SC/ST के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। 18 नवंबर 1950 को पहली बार SC/ST के लिए आयुक्त के रूप में जाना जाने वाला एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस आयुक्त का कार्य था SC/ST के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और इन सुरक्षा उपायों के काम के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना। इस आयुक्त का कार्य क्या था? SC/ST के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करना और इन सुरक्षा उपायों के काम के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना। सन 1978 में कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जो कि एक गैर सांविधिक आयोग था। यह एक गैर सांविधिक निकाय था क्योंकि इसकी स्थापना कार्यपालिका के आदेश के माध्यम से की गई थी। इसके बाद सन 1987 में अधिनियम के माध्यम से इस आयोग का नाम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया और यह एक सांविधिक निकाय बन गया। क्योंकि अब इसकी स्थापना अधिनियम के तहत की गई थी, इसलिए इसे सांविधिक निकाय कहा गया। 65वां संविधान संशोधन 1990 द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई। यह एक संवैधानिक निकाय हुआ जो 12 मार्च 1992 से अस्तित्व में आया। यह एक संवैधानिक निकाय हुआ जो 12 मार्च 1992 से अस्तित्व में आया। इसमें बहुसदस्यीय निकाय की स्थापना की गई तथा इस संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य शामिल थे। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रथम अध्यक्ष भोला पासवान शास्त्री थे। संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे?
भोला पासवान शास्त्री। 89वां संविधान संशोधन 2003 जो 28 सितंबर 2003 को अस्तित्व में आया। 89वां संविधान संशोधन 2003 जो कि 28 सितंबर 2003 को अस्तित्व में आया, जिसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर 2 अलग अलग आयोग का प्रावधान किया गया। इसके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर 2 अलग अलग आयोग का प्रावधान किया गया। अतः 19 फरवरी 2004 को 2 निकाय अस्तित्व में आए। 19 फरवरी 2004 को 2 निकाय अस्तित्व में आए। अनुच्छेद 338 इसमें अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई जो कि राष्ट्रीय स्तर का आयोग था, और अनुच्छेद 338A इसमें अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की बात कही गई जो भी राष्ट्रीय स्तर का आयोग था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा संयुक्त राष्ट्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। फिर इसको 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसको पृथक कर दिया गया और 19 फरवरी 2004 को 2 अलग निकाय अस्तित्व में आए, जिसमें अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई और अनुच्छेद 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात कही गई।